होता है या जहाँ पे ज़मीन कम उपजाऊ होती है वहाँ पे इसको 21 दिन से लेके 25 दिन का भी समय लग जाता है। 21 दिन से लेके 25 दिन का इसको समय लग जाता है। जहाँ पे जर्मिनेट धीरे होता है या कम होता है वहाँ उस जगह 21 दिन से 25 दिन का। ठीक है, दूसरी जो स्टेज है, सेकंड स्टेज, वो होती है टिलरिंग स्टेज। कौन सी? टिलरिंग स्टेज, यानी कल्ले निकलते समय। कल्ले निकलते समय इंग्लिश में बोलते हैं टिलरिंग स्टेज और हिंदी में बोलते हैं कल्ले निकलते समय। तो बेटा जो कल्ले निकलते समय जो स्टेज है ये बुआई करने के 40 से 45 दिन बाद आती है। 40 से 45 दिन बाद में स्टेज आती है। और इसमें क्या होता है कि जब पौधा जब 40 से 45 दिन का हो जाता है तो उसमें कल्ले निकलते हैं, उसके ऊपर की जो शाखाएं हैं वो बढ़ने लगती है, उस टाइम उसको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद में तीसरी सिंचाई होती है लेट जॉइंटिंग। लेट जॉइंटिंग का मतलब है कि उसमें गांठे बनते समय, हिंदी में बोलते हैं गांठे बनते समय। गांठे बनते समय, हिंदी में तो गांठे बनते समय और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेट जॉइंटिंग। अब बेटा लेट जॉइंटिंग क्या चीज़ है? ये बुआई करने के राइट 60 से 65 दिन बाद में ये स्टेज आती है। 60 से 65 दिन के बाद में ये स्टेज आती है और इस स्टेज के अंदर क्या करता है किसान? पानी देता है फसल को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। गांठे बनते, कैसे बनती है गांठे? एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे ये प्लांट है, इसके अंदर क्या है, आप गेहूं के पौधे को देखना, इतनी इतनी दूरी पे, जैसे गन्ने के अंदर इतने इतने पार्ट के अंदर जैसे बनी रहती है ना डंठल, उसी प्रकार से इसके अंदर भी गांठे बनती है। ये उसकी जो लीफ है, तना, उसके अंदर, और ये जो गांठे बननी इस स्टेज को बोलते हैं गांठे बनते समय। और ये स्टेज आती है बुआई करने के 60 से 65 दिन बाद में। अब आता है बेटा फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज आती है आपकी फ्लोरिंग स्टेज। फ्लोरिंग स्टेज का मतलब है जब पुष्पन अवस्था आती है, पौधे के अंदर पुष्पन अवस्था आती है। पुष्पन अवस्था, ये जो पुष्पन अवस्था है पौधे के अंदर 80 से 85 दिन के बाद में आती है। सोविंग करने कितने दिन बाद में आती है? 80 से 85 दिन के बाद में पुष्पन अवस्था आती है। इसको बोलते हैं फ्लोरिंग स्टेज। जब पौधे के अंदर पुष्पन आना चालू होता है, जिसको पुंकेसर बोलते हैं, हिंदी में पुंकेसर ही बोलते हैं, और बालियां नुमा उसके पुंकेसर आने चालू होते हैं, उस टाइम उस स्टेज पे किसान को सिंचाई करना चाहिए। इसके बाद में फाइव स्टेज है, वो होती है मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग मतलब जब बालियां के अंदर दूध बनना चालू होता है, दूधी अवस्था ही बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं दूधी अवस्था और इंग्लिश से बोलते हैं मिल्किंग स्टेज, दूधी अवस्था। दूधिया अवस्था, ये जो दूधी अवस्था है वो बुआई करने के राइट 100 से 105 दिन बाद में स्टेज आती है। 100 से 105 दिन बाद में ये स्टेज आ जाती है बुआई करने के। ठीक है, कौन सी अवस्था? दूधी अवस्था, या इसको इंग्लिश में मिल्किंग स्टेज बोलते हैं। जब दानों के अंदर दूध बनना चालू होता है उसको ये स्टेज आती है। इसके बाद में आते हैं 6 स्टेज। 6 नंबर की जो स्टेज है इसको बोलते हैं डग स्टेज, और हिंदी में बोलते हैं हार्डनेस या कठोरता आना समय। जब बालियां आती है, बालियां बाद में उसमें जब दूध पड़ने लगता है तो दाना जब हार्ड होता है ना, दाने में कठोरता आती है पकते समय, उस टाइम सिंचाई करने की इंपॉर्टेंट स्टेज है। दाना कठोरते समय, जब दाना कठोर बन रहा है उस टाइम जो स्टेज है उसको बोलते हैं दाना कठोर समय। और ये स्टेज आती है आपकी 105 दिन से लेके 115 दिन बाद में। तो ये बेटा 6 स्टेज है। सबसे पहले है CRI, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, और हिंदी बोलते हैं सिर जड़ जमते समय। ये स्टेज बुआई करने के राइट 21 दिन बाद में आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे सीड जर्मिनेट टाइम पे नहीं हो पाता है, या उसकी जो फर्टिलिटी है सोइल की वो कम है, मर्दा उपजाऊपन उसमें कम है, तो वहाँ पे भी 21 से 25 दिन का समय भी लग जाता है। और CRI स्टेज क्या चीज़ होती है? डायग्राम है। ये जो मेन जो जड़ है, इसके बाद में इसमें क्या है कि सहायक जड़ निकलती है, धागेनुमा संरचना में रहती है, और इनमें छोटे छोटे नूडल्स बनते हैं, गांठें बनती है। इसको बोलते हैं CRI स्टेज। उसके बाद में आपकी कल्ले निकलते समय इसको बोलते हैं टिलरिंग स्टेज, और ये बुआई करने के राइट 40 से 45 दिन बाद आती है। तीसरी स्टेज है गांठे बनते समय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट जॉइंटिंग। इसमें क्या है 60 से 65 दिन बाद में गांठे बनती है, जैसे गन्ने में बनती है, उस डायग्राम के माध्यम से। उसके बाद है 4th स्टेज आपकी पुष्पन अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरिंग स्टेज। ये बुआई के 60 से
80 से 85 दिन के बाद में आती है। और 5वीं जो स्टेज है उसको बोलते हैं दूध अवस्था यानी मिल्किंग स्टेज, और जब दानों में दूध बनता है उस टाइम स्टेज आती है 100 से 105 दिन बाद में आती है। 6ठी स्टेज है दाना कठोर बनते समय, ये 105 से 115 दिन बाद आती है। ये तो बेटा जब किसान के पास में पूरा पानी अवेलेबल है, 6 सिंचाई अवेलेबल है तब होता है। अगर किसान के पास में 2 सिंचाई अवेलेबल है, किसान के पास में अगर 1 सिंचाई अवेलेबल है तो 1 सिंचाई उपलब्ध है तो किसान को CRI स्टेज पे सिंचाई करना चाहिए, बुआई करने के राइट 21 दिन बाद में सिंचाई करना चाहिए। अगर किसान के पास में 2 पानी उपलब्ध है, अगर 2 पानी उपलब्ध है तो एक तो इस पे करना ही करना है CRI स्टेज, ये तो कंपलसरी स्टेज है सबसे। उसकी इसको क्रांतिक अवस्था बोलते हैं, गेहूं की सिंचाई करने की क्रांतिक अवस्था यानी क्रिटिकल स्टेज, इंग्लिश में क्रिटिकल और हिंदी में क्रांतिक अवस्था। कौन सी? CRI स्टेज को। अगर 2 पानी उपलब्ध है तो एक तो CRI स्टेज पे करो, दूसरी करो आप पुष्पन अवस्था पे। जब पुष्पन अवस्था आती है तब उसको सिंचाई करना चाहिए। अगर किसान के पास में 3 पानी उपलब्ध है, कितने पानी उपलब्ध है? 3 पानी उपलब्ध है तो CRI पे, पुष्पन पे और एक दूध अवस्था पे, मिल्किंग स्टेज पे 3 सिंचाई उसको करना चाहिए। अगर 6 सिंचाई उपलब्ध है तो 6 सिंचाई की स्टेज मैंने आपको बताई है। ये तो है सिंचाई के बारे में बातें कि सिंचाई कब करना चाहिए, कितने दिन बाद में करना चाहिए, है ना। इरिगेशन सिस्टम, अब बेटा इसके अंदर खरपतवार आता है, गेहूं के अंदर खरपतवार लगता है। खरपतवार को इंग्लिश में वीड बोलते हैं। खरपतवार इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? वीड। और ये वीड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वीड। और 2 प्रकार के कौन से? एक तो एक बीजपत्री होता है और एक द्विबीजपत्री होता है। एक तो होता है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री खरपतवार, और एक होता है आपका द्विबीजपत्री खरपतवार। बड़ा एक बीजपत्री खरपतवार कौन सा होता है? जो एक बीजपत्री खरपतवार है इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे गेहूं का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? गेहूंसा। गेहूंसा जिसको उसका बॉटनिकल नेम है फेलेरिस माइनर, और ये इसका प्रमुख खरपतवार है गेहूं का, है ना। तो जैसे गेहूंसा हो गया, गेहूंसा जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? फेलेरिस माइनर। इसके बाद में दूबघास, दूबघास जिसको साइनोडोन डेक्टाइलोन उसका बॉटनिकल नेम है दूबघास। उसके बाद में मोथा, मोथा का बॉटनिकल नेम साइप्रस रोटेंडस, मोथा। ये जो खरपतवार है गेहूंसा, दूबघास, मोथा, इनकी क्या पहचान बता रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे। इनके क्या होता है बेटा, सबके सब जो लीफ है ना वो बिल्कुल पतली होती है, संकड़ी पत्ती की होती है, पतली पत्ती की होती है। लीफ मतलब पत्तियां, और इनकी पत्तियां क्या होती है? पतली होती है, संकड़ी पत्ती की होती है। तो इसको बोलते हैं, संकड़ी पत्ती वाले को बोलते हैं एक बीजपत्री खरपतवार। पतली पत्तियां होती हैं इनकी, ठीक है। अब जो द्विबीजपत्री है इसकी क्या है कि जो पत्तियां हैं वो मोटी होती है। चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है वो द्विबीजपत्री खरपतवार में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बथुआ, कर्सनील, सत्यनाशी, सेंजी, ये सारे किस में आते हैं? द्विबीजपत्री में। बथुआ, कर्सनील, सत्यनाशी, सेंजी, इनकी जो पत्तियां कैसी होती है? चौड़ी पत्ती होती है। और जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो किसमें आते हैं? द्विबीजपत्री खरपतवार में। और गेहूंसा, दूबघास, मोथा, इनकी जो पत्तियां कैसी होती है? पतली पत्ती होती है, संकड़ी पत्ती होती है। और संकड़ी पत्ती वाले खरपतवार किसमें आते हैं? एक बीजपत्री खरपतवार में आते हैं। और जो गेहूंसा है ये गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। इसको कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रोटुरान वीडिसाइड है, आइसोप्रोटुरान उसका यूज करते थे 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि गेहूंसा उसके प्रति रेजिस्टेंट हो चुका है। रेजिस्टेंट का मतलब उसके अंदर उसके प्रति रेजिस्टेंट पावर आ गई, प्रतिरोध क्षमता आ गई। अब ये गेहूंसा से कंट्रोल, इसके आइसोप्रोटुरान से ये कंट्रोल नहीं होता है। उसकी जगह इसके लिए सल्फोसल्फ्यूरान, कौन सा? सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में लेते हैं और इससे कंट्रोल हो रहा है गेहूंसा। और ये गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। इसको गेहूंसा भी बोलते हैं और बॉटनिकल नेम फेलेरिस माइनर भी बोलते हैं और गेहूं का मामा भी बोलते हैं और गुली डंडा भी बोलते हैं। 4 नाम से इसको जानते हैं गेहूंसा को।
है ना। तो ये इसके गेहूं के प्रमुख खरपतवार है जो गेहूं की फसल के अंदर लगते हैं। दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, आप याद रखना। और दोनों मैंने आपको बताए, डायग्राम के साथ बताए हैं। अब बेटा इसके अंदर लगता है रोग। रोग को इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज। एक लगता है इसमें कीट, कीट को बोलते हैं इंसेक्ट इंग्लिश में। कीट तो कौन सा लगता है? दीमक लगता है। कीट कौन सा लगता है? दीमक लगता है। और दीमक के जो ये कीट है ये सबसे खतरनाक कीट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पे सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है वहाँ पे दीमक अटैक करता है हमेशा। तो पहले क्या करता था किसान? फोरेट यूज करता था। और फोरेट क्या काम करती है? उसके अंदर स्मेल होती है, स्मेल से इसको भगा देती है। दीमक का वैसे मैं आपको लाइफ सर्किल समझाऊंगा, दीमक आपके सिलेबस में भी है कि दीमक एक क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। इसके अंदर एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक श्रमिक होते हैं और एक सैनिक होते हैं। राजा रानी का काम है जनरेशन बढ़ाना, और सैनिक का काम है जो बाहरी प्राकृतिक शत्रु है उनसे रक्षा करना, और जो श्रमिक होते हैं उनका काम है भोजन लाना, और भोजन ला के इनको सबको देते हैं। जहाँ रानी और राजा रहते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनर या दड़बा। जिस जगह पे रहते हैं उसको टर्मिनर या दड़बा बोला जाता है। ठीक है, ये जहाँ जिस घर में रहते हैं उसको टर्मिनर या दड़बा के नाम से जानते हैं। अब इनका तो काम है ओनली फॉर क्या करना? संतान पैदा करना, जनरेशन बढ़ाना। इसके बाद में यहाँ पे है सैनिक। सैनिक क्या काम करते हैं? रक्षा करते हैं, बाहरी जो प्राकृतिक इनके शत्रु कीट है उनसे इनको बचाते हैं, सेफ्टी देते हैं। और श्रमिक क्या काम करते हैं? भोजन लेके आते हैं। ये बाहर निकलते हैं, भोजन लेके इनके लिए इकट्ठा करते हैं। अब जो बेटा श्रमिक का एक ये दीमक क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। जैसे इंसान समाज में रहता है, जैसे परिवार में रहता है या मोहल्ले में रहता है, उसी प्रकार से दीमक भी एक समाज में रहती है, सामाजिक प्राणी है। और इसकी एक विशेषता होती है कि ये जिस रास्ते से भोजन करने जा रही है ना उसी रास्ते से ही वापस लौट के आती है, दूसरा रास्ता चेंज नहीं करती। ये इसकी प्रमुख खूबी है दीमक की। तो किसान क्या करता है कि खेत के अंदर दीमक का प्रकोप देखा और उसने क्या करेगा? फोरेट डाल देगा। अब फोरेट जब डालेगा, फोरेट के अंदर क्या होती है? स्मेल होती है। स्मेल, दीमक सामाजिक प्राणी है, माइंडेड खोपड़ी है। ये क्या काम करेगी? यहाँ पे जाएगी, इसने देखेगी फोरेट डली हुई है, ये वहाँ से उस पर अटैक नहीं करेगी, वापस आ जाएगी। वापस आके ये क्या करेगी कि आपका रास्ता चेंज कर देगी। अब आपका खेत तो ये था, यहाँ पे फोरेट डाली, ये रास्ता चेंज करेगी, ये आपका पड़ोसी का खेत है। अब ये यहाँ से 5-7 दिन तक भोजन इकट्ठा कर लेगी। अब वहाँ से भोजन करेगी तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब वापस ये आएगी यहाँ पे तब इसकी फोरेट का क्या रहता है? 5-4 दिन तक असर रहता है, उसके बाद में इसका असर खत्म हो जाता है। तो वापस आने के बाद में यहाँ से भोजन ग्रहण करने लग जाएगी। तो फोरेट क्या काम करता है? कीट दीमक को भगाता है, मारता नहीं है। अगर फोरेट की जगह आप रीजेंट आता है बायर कंपनी का रीजेंट 2 प्रकार का, एक तो SC है और एक है GR। अगर रीजेंट डालोगे तो रीजेंट क्या काम करता है? ये सिस्टमेटिक होता है। इंसेक्टिसाइड 3 प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टमेटिक, एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट। सिस्टमेटिक का मतलब है कि पूरे प्लांट के ऊपर से लेकर नीचे जड़ तक पूरे पे इसका असर फैल जाता है। सिस्टमेटिक का मतलब ये होता है। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने स्प्रे की और स्प्रे करने के बाद में जो प्लांट उसके कॉन्टैक्ट में आया, जैसे पत्तियों पे उसकी स्प्रे गिरी तो पत्तियों पे असर रहेगा, जड़ पे असर नहीं रहेगा। अगर पौधा ये कीट जड़ को काट रहा है तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर पत्ती को काटेगा तो मरेगा। उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब जहाँ जो दवाई के संपर्क में आया और उस पर असर रहता है। सिस्टमेटिक मतलब है कि अगर आपने जड़ में डालोगे तो लीफ तक पहुँच जाएगा, लीफ पे डालोगे पत्तियों पे तो जड़ तक पहुँच जाएगा, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। तो ये सिस्टमेटिक है रीजेंट, है ना। तो ये तो दीमक के बारे में बताया आपको कि दीमक क्या चीज़ है, कैसे इस पर अटैक करती है, कीट के बारे में। अब बेटा इसमें आते हैं रोग, और इसके अंदर 6 रोग लगते हैं गेहूं की फसल में। 6 रोग कौन कौन से वो मैं आपको समझा रहा हूं। रोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज। इसमें कितनी डिजीज है? 6 डिजीज है, 6 रोग है। कौन कौन से? नंबर जो पहला रोग है इसका, है ना, वो होता है रस्ट। रस्ट को बोलते हैं रस्ट को रोली रोग बोलते हैं हिंदी में, रोली रोग। बेटा जो रस्ट है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो ब्लैक रस्ट होता है, एक ब्राउन रस्ट होता है, एक येलो रस्ट होता है, यानी काला। 3 प्रकार का ये काला, भूरा और पीला, 3 प्रकार का रस्ट लगता है गेहूं की फसल में। काला रस्ट, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट।
ठीक है। उसके बाद में दूसरा रोग कौन सा इसमें, दूसरा अनावर्तकंड रोग। अनावर्तकंड रोग, अनावर्तकंड रोग को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूज स्मट ऑफ व्हीट। ल्यूज स्मट ऑफ व्हीट। बेटा अनावर्तकंड जो रोग है ये गेहूं की फसल में आता है। ठीक है, कब आता है, जब फसल पौधे के अंदर जब बालियां आती है ना, तब इसकी पहचान होती है। जब बालियां आती है तब इसमें क्या होता है कि पौधे के अंदर जो बालियों में दाने की जगह क्या हो जाते हैं, पौधा पूरी बाली कैसे हो जाती है, काली रंग की बाली हो जाती है। और ये जो रस्ट है ये भी कब लगता है, बालियों में लगता है। काला, भूरा और पीला ये रस्ट बालियां आती है तब इनकी रोग की पहचान होती है। उससे पहले इसके रोग के सिम्टम्स नहीं पहचान सकते आप, लक्षण नहीं पहचान सकते। तीसरा है आपका करनाल बंट। करनाल बंट। बेटा जो करनाल बंट रोग है इसके अंदर क्या होता है कि गेहूं की फसल के अंदर इस रोग के कारण सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है, जो सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, इसलिए इसको करनाल बंट रोग का नाम दिया गया है। और करनाल बंट के अंदर एक जो बालियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी संरचना बन जाती है। जो बालियां ना, बालियां सीधी होनी चाहिए, ऐसी ये बालियां होती है। अब करनाल बंट अगर पौधे में लगा है तो बालियां कैसी होगी, ऐसी। अब बाली का साइज कैसा बदल गया, टेढ़ी मेढ़ी संरचना में। जब बाली का साइज टेढ़ी मेढ़ी संरचना में बदल जाना किस रोग के कारण होता है, तो करनाल बंट के कारण होता है। जबकि बाली कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, लेकिन करनाल बंट अगर रोग इससे ग्रसित है तो बाली टेढ़ी मेढ़ी संरचना में बदल जाती है। इसके सिम्टम्स है करनाल बंट के। फोर्थ आता है इसमें गेंगला रोग। गेंगला रोग, गेंगला रोग को इंग्लिश में सीड गाल डिजीज बोलते हैं और ईयर कोकल रोग भी बोलते हैं। सीड गाल डिजीज या ईयर कोकल रोग, किसको, गेंगला रोग को। और फाइव आता है टुंडू रोग। टुंडू रोग या सेहू रोग। टुंडू रोग को सेहू रोग के नाम से भी जानते हैं, है ना। और जो छठा रोग है ये होता है मोलिया रोग। मोलिया रोग। गेहूं के अंदर ये 6 रोग लगते हैं। एक तो रस्ट लगता है, रस्ट को इंग्लिश में, हिंदी में रोली बोलते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है, काला, भूरा और पीला। इंग्लिश में ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट। उसके बाद में अनावर्तकंड रोग जिसको इंग्लिश में ल्यूज स्मट ऑफ व्हीट बोलते हैं। ठीक है। करनाल बंट, करनाल बंट को इंग्लिश में करनाल बंट ही बोलते हैं। गेंगला रोग, गेंगला रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर कोकल डिजीज या सीड गाल डिजीज। टुंडू रोग, टुंडू रोग या सेहू रोग को इंग्लिश में भी टुंडू रोग या सेहू डिजीज बोलते हैं। और मोलिया रोग को भी इंग्लिश में मोलिया डिजीज बोलते हैं। ये 6 प्रकार के गेहूं के अंदर क्या लगते हैं, रोग लगते हैं गेहूं की फसल के लिए। तो बेटा ये गेहूं की जो फसल थी मैंने आपको कंप्लीट बताई है, इसमें कौन कितने प्रकार के रोग होते हैं, कब सिंचाई करना चाहिए, खाद वो कैसे डालना चाहिए, किस प्रकार की खाद डालना चाहिए, है ना। तो ये गेहूं की फसल के बारे में डिस्कस थी। ये एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के अंदर आती है, क्रॉप और सस्य विज्ञान का टॉपिक था। अब मैं आपको थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में बता रहा हूँ कि पशुपालन के अंदर आपकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी की नस्लें हैं और नस्लों को याद रखना नामुमकिन है, याद रहने में कठिनाई होती है। तो गाय की नस्लों के बारे में बता रहा हूँ कि गाय की नस्ल जो उसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। गाय की नस्लों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कैसे कैसे, एक तो है दूध पर्पज के हिसाब से। दूध पर्पज मतलब मिल्क ब्रीड कौन कौन सी है ना। तो दूध पर्पज के हिसाब से गाय नस्ल, और गाय की नस्ल के अंदर सबसे पहला वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन ऑफ काउ इन ब्रीड। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण के अंदर है दूध पर्पज के हिसाब से, दूध उद्देश्य से। बेटा जो दूध उद्देश्य से जो नस्लें हैं उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक है कि शीशा गिरा दे। गाय की नस्लें जितनी भी है उसकी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। शीशा गिरा दे, शीशा गिरा दे। आपको बस में जा रहे हो, आपको हवा आ रही है, बगल वाले को बोलना है भैया शीशा गिरा दे, शीशा नीचे कर दे, इसका मतलब शीशा गिरा दे, इतना याद रखना है। और इसके अंदर दूध प्रयोजन नस्ल है वो आ जाएगी। शीशा, सी से सिंध नस्ल, सा से साहिवाल, गी से गीर, रा से राठी और दे से देवनी।
सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे, सी से सिंध नस्ल, सा से साहिवाल, गी से गिर नस्ल और रा से राठी और दे से देवनी। आपको ट्रिक याद रखना है, सीसा गिरा दे। सीसा गिरा दे के अंदर सारी दूध वाली नस्लें हैं, वो जो किसान दूध के उद्देश्य से पालता है, दूध प्रयोजनीय नस्ल है ना, वो कौन सी होगी? सीसा गिरा दे। इसमें ट्रिक है, सीसा गिरा दे से सी से सिंध नस्ल, सा से साहिवाल, गी से गिर, रा से राठी, दे से देवनी। इसके बाद में दूसरा आता है बाहर वाक के हिसाब से। बाहर वाक के उद्देश्य से, बाहर वाक के उद्देश्य का मतलब बेटा कि बॉडी वेट, जो उनका वजन के हिसाब से कौन सी नस्लें सबसे अच्छी रहती है गाय की, जो नस्लें उन्हें याद रखने के लिए। तो इसकी ट्रिक है, बच्चा अपनी माँ को बोलता है, माँ अमृत खिला देना, माँ अमृत खिला देना, माँ अमृत खिला देना। ट्रिक क्या है? माँ अमृत खिला देना। बच्चा अपनी माँ को बोलता है, माँ अमृत खिला देना। माँ का मतलब है मालवी, अमृत का मतलब है अमृत महल, खिला का मतलब है खिलारी, खिलारी नस्ल गाय की। दे का मतलब है देवनी और ना का मतलब है नागौरी, नागौरी नस्ल। बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है, माँ अमृत खिला देना। माँ का मतलब है मालवी, अमृत का मतलब है अमृत महल, खिला का मतलब है खिलारी, दे का मतलब है देवनी और ना का मतलब है नागौरी नस्ल। ये जो नस्लें हैं वो बाहर के उद्देश्य से पाली जाती है, जो बाहर वाग नस्ल है उसके उद्देश्य से पालते हैं। अब जो तीसरी नस्ल है, तीसरी आपकी नस्ल है जो दोनों उद्देश्य से पालते हैं, दूध के उद्देश्य से भी और बाहर के उद्देश्य से भी। किसके उद्देश्य से? दूध के उद्देश्य से भी और बाहर के उद्देश्य से भी, दोनों नस्लों में पाली जाती है ना। तो वो तीसरी नस्ल में आती है, किसान दोनों उद्देश्य से पालते हैं, है ना। बेटा सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे के अंदर सी से सिंध नस्ल है, सा से साहिवाल है और गी से गिर नस्ल है, रा से राठी है और दे से क्या है? देवनी। और बाहर वाक के उद्देश्य से, बाहर के उद्देश्य से जो पालता है, माँ से मालवी, अमृत से अमृत महल, खिला से खिलारी और दे से देवनी और ना से नागौरी। ठीक है, ये जो नस्ल है वो किस उद्देश्य से पालते हैं किसान? बाहर के उद्देश्य से पालते हैं। और इसके बाद में जो विदेशी नस्लों के अंदर आती है कौन सी? एक तो जर्सी नस्ल आती है और एक आपकी HF होलिस्टीन फ्रीजियन। जो होलिस्टीन फ्रीजियन जो नस्ल है ये विदेशी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड है। ठीक है, और ये जो विदेशी नस्ल की गाय है उसके अंदर सबसे भारी नस्ल की गाय है, सबसे भारी नस्ल की गाय है और सबसे अधिक दूध देने की क्षमता होती है। इसकी जो फैट की मात्रा है, फैट को हिंदी में वसा बोलते हैं, फैट की मात्रा 3.5 ग्राम होती है। तो सॉरी 3.5%। किसकी? HF की। HF का पूरा नाम है होलिस्टीन फ्रीजियन और इसकी वसा की मात्रा होती है 3.5% HF की। और सबसे अधिक फैट की बात करें तो जर्सी की होती है। जर्सी की कितनी होती है? 4.5 से 5.5% तक उसमें फैट की मात्रा होती है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री के बारे में था, पशुपालन। अब वैसे ही हॉर्टिकल्चर का थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान के अंदर आपको फल फूल सब्जियों से रिलेटेड पढ़ना है। तो इसमें आपका बाग जो है, जिसको ऑर्चर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो बाग लगाने की विधियाँ, कौन कौन सी विधि से बाग लगाते हैं, है ना। तो और बाग लगाने के लिए स्थान का चयन, सिलेक्शन ऑफ साइड जो करते हैं, सिलेक्शन करते हैं साइड जगह का, स्थान कौन सी प्लेस है, कहाँ पे बाग लगाना है, तो उस टाइम क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, किसके लिए? बाग लगाने के लिए। स्थान का चयन। बेटा बाग लगाता है किसान तो सबसे पहले स्थान का चयन करता है, तो उसकी प्री प्लानिंग करता है। तो प्री प्लानिंग करता है तो सबसे पहले तो किसान क्या देखता है? वहाँ की इन्वायरमेंटल देखता है, जलवायु देखता है कि किस जलवायु, जहाँ बाग लगाना चाहता है वहाँ पे जलवायु कौन सी है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फल वृक्ष का चयन करता है किसान।
है ना। तो किस जलवायु, जैसे अगर आपको यहाँ बोल दे कि यहाँ आपको एप्पल का बाग लगाना है डीडवाना में, तो डीडवाना में एप्पल सेब का बाग तो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? कि यहाँ पे उसको जलवायु जो चाहिए वो जलवायु यहाँ पे है नहीं डीडवाना में। इसलिए अगर यहाँ पे बाग लगाना तो यहाँ की जलवायु कैसी है, फिर मृदा कैसी है, फिर मार्केटिंग वैल्यू क्या है, ये चीज़ किसान को देखता है। तो सबसे पहले तो उसकी जलवायु देखता है कि कौन सी जलवायु है और जो उसकी खेती के लिए उत्तम मानी गई है। उसके बाद में मृदा देखता है कि अपनी जो मृदा है वो कौन सी है और जो बाग लगाना चाहता है इस मृदा में कौन सा बाग लग सकता है। उसके बाद में जगह देखता है। तो जगह देखता है तो क्या क्या चीज़ देखता है जगह के अंदर? सबसे पहले तो जगह देखने में किसान ये देखता है, बाग लगाना है जो मालिक वो ये देखता है कि जहाँ आप जगह का चयन कर रहे हो वो एक तो ऑन रोड होना चाहिए। ऑन रोड का मतलब कि उसके रोड के ऊपर होना चाहिए, आने जाने का उसमें साधन होना चाहिए, आवाक जवाक का साधन हो, ठीक है, यातायात की पूरी सुविधा होनी चाहिए, रोड होना चाहिए, बनी हुई सड़क होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि बाग जो लगा रहे हो जगह है वो मार्केट से अधिक दूरी पे नहीं होना चाहिए। अगर अधिक दूरी पर बाग लगा रहे हो तो आने जाने में समय अधिक लगेगा, परेशानी होगी। तीसरी बात यह है कि जो वहाँ पे जहाँ बाग लगा रहे हैं वहाँ पे मजदूर जो है, लेबर वर्ग है, वो आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, कम रेट पे और सस्ते और आसानी से। अगर एक को बुलाएं तो 5 बोले कि सर मैं आ जाऊँगा। इसलिए वहाँ पे बाग लगाते समय वहाँ पे मजदूर है वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि बाग में हमेशा मजदूरों की आवश्यकता रहती है और वहाँ पे मजदूर आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सस्ते रेट में होना चाहिए। तीसरी बात कि जहाँ बाग लगा रहे हैं वहाँ पे जो ज़मीन है वो आसपास के क्षेत्र से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे गहराई पे अगर लगा रहे हैं, जो नीची जगह है वहाँ पे अगर आप बाग लगा रहे हैं तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि जैसे बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो अगर ऊंची जगह पे बाग लगाया तो वहाँ से पानी निकलने के निकास का जगह रहेगी, पानी का मतलब निकास करने के लिए जगह रहेगी। अगर आपने नीचे जगह पे बाग लगा दिया तो पानी इकट्ठा होगा और इकट्ठा होगा तो पौधों में पानी से ग्रसित रोग हो जाएगा। कौन सा? फुटपाथ रोग हो जाता है पौधों के अंदर, आद्रगलन रोग हो जाता है नर्सरी के अंदर, है ना। पपीते में ज़्यादा होता है ये समस्या। तो इसलिए उनकी जो जगह चयन कर रहे हैं वो ज़मीन धरातल से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। और उसके बाद में वहाँ पे ज़्यादा नुकसान, उजाड़ नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे जो आवारा पशु है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और जो जगह है वो बढ़िया होनी चाहिए, मार्केटिंग वैल्यू भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। जहाँ अपन उसको माल को बेच रहे हैं वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी मंडी लगनी चाहिए, बोली लगना चाहिए। ये चीज़ें सारी किसान देख के फिर बाग का चयन करता है। तो बेटा ये मेरी आज की क्लास थी आपकी कंप्लीट एग्रीकल्चर की। और अब मैंने आपको एग्रोनॉमी का सब्जेक्ट पढ़ाया, उसके अंदर एक क्रॉप पढ़ाई है और उसके बाद में थोड़ी सी झलक एनिमल हस्बेंड्री दिखाई और थोड़ा सा लास्ट में हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन किया है ना। और अब आपको जो समझ में एक एक मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में एक एक बात आपको मेरे हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब इतना ही है। जय हिंद।